नमस्कार, स्वागत आपका सुप्रभात यूपी के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। हालांकि इस सूची में मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी का नाम गायब है। स्टार प्रचारकों में पीएम मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों के नाम शामिल हैं। स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी की गई है उसके प्रमुख नाम हमने आपकी स्क्रीन पर रखे हुए हैं और चेहरे भी आपको दिखा रहे हैं। 40 लोगों की लिस्ट है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री का भी नाम है, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के नाम नहीं है। तो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी 9वीं सूची जारी कर दी है। 9वीं सूची में बीजेपी ने 4 उम्मीदवारों की घोषणा की है। वहीं यूपी की हाथरस सीट पर भी बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। हाथरस सीट से राजवीर सिंह वाल्मीकि को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। सवाल है हाथरस से राजवीर सिंह वाल्मीकि दिलेर, उनको हम लोगों ने चयनित किया है, वो प्रत्याशी होंगे। इधर बीजेपी ने देश भर में लोकसभा में चुनावी अभियान को रफ्तार देनी शुरू कर दी है और इसी के तहत बीजेपी विजय संकल्प सभाएं कर रही है। बीजेपी ने 24 मार्च को अभियान की शुरुआत की थी और आज भी बीजेपी कई जगहों पर जनसभाएं करने वाली है। कहा जा रहा है कि 2 दिनों में बीजेपी की 500 जनसभाएं होनी है। यूपी में आज कई जिलों में केंद्रीय मंत्रियों और सीएम खुद जनसभाएं करने वाले हैं। रैलियों के जरिए बीजेपी के नेता केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे और वहीं विपक्षी दलों द्वारा देश के सुरक्षा बलों के शौर्य और पराक्रम का अपमान करने की होड़ पर देश की जनता को आगाह करेंगे। विजय संकल्प सभाएं। रंजना हमारी सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ कनेक्ट है। रंजना, और क्या डिटेल्स मिल रही हैं आज की सभाओं के बारे में आपको? देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज यूपी में है, मुरादाबाद में है। वो रैली को संबोधित करेंगे और इसी तरह से सीएम रहेंगे, डिप्टी सीएम दोनों रहेंगे और बाकी जो नेता हैं सभी लोकसभा क्षेत्रों में कोई न कोई नेता मौजूद रहेगा। 80 लोकसभा क्षेत्र है और पूरी तैयारी के साथ बीजेपी मैदान में उतरी है और 24 और 26 2 दिन तय किया गया था सभी लोकसभा क्षेत्रों में रहने का और आज 26 तारीख को भी सभी लोग मैदान में उतरेंगे। सभी नेता बीजेपी की रणनीति के साथ उतरेंगे। खुद कुछ नेताओं का बाहर भी लगा हुआ यूपी के नेताओं का, जैसे केशव मौर्य मध्य प्रदेश के दतिया भी जाएंगे और फिर वो फूलपुर में भी रहेंगे। इसलिए जो देखा जाए तो सभी नेताओं को आज अपनी रणनीति के साथ बीजेपी उतारी है मैदान में और बीजेपी अपनी योजनाओं को तो सामने रखेगी, साथ ही साथ विपक्ष पे भी हमलावर दिखेगी और अपनी जो सवाल है विपक्ष उनके जवाब भी देगी। जी राजेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका रंजना। तो बीजेपी अपनी केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताएगी, साथ में विपक्ष के जो भी कमजोर कड़ियां हैं उनको भी उजागर करने की कोशिश करेगी। 24 तारीख थी आज एक विजय संकल्प सभा की, आज 26 तारीख है और आज भी सभी लोकसभा क्षेत्रों में मौजूदगी की योजना। सीएम योगी ने भी लोकसभा चुनाव के लिए अभियान को तेज कर दिया है। वहीं गोरखपुर सीट पर भी सभी की निगाहें हैं। सीएम आज गोरखपुर से मिशन पूर्वांचल का आगाज करने वाले। नुमाइश मैदान में सीएम योगी एक जनसभा को संबोधित करेंगे, साथ साथ वाराणसी के छोटा कटिंग मैदान से भी जनसभा को संबोधित करेंगे। गोरखपुर और वाराणसी 2 जगहों पर मुख्यमंत्री जनसभाएं करेंगे। दोनों ही जगहों पर सरकार की उपलब्धियां बताएंगे, केंद्र की अपनी सरकार की भी उपलब्धि बताएंगे और बीजेपी के इलेक्टोरल प्रॉस्पेक्ट्स को, उनके चुनावी अभियान को तेज करने का प्रयास करेंगे। दूसरे फेज के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। हालांकि उससे पहले ही कल कई प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया। नामांकन के मद्देनजर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात की गई। दूसरे चरण में यूपी की 8 सीटों पर मतदान होना है। इसमें नगीना, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा और फतेहपुर सीकरी शामिल है। आपको बता दें कि नामांकन पत्रों की जांच 27 मार्च को होगी। वहीं 29 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। हिमांशु हमारे संवाददाता आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु,
क्या हो सकता है आज आगरा में और आसपास के क्षेत्रों में, और क्या हुआ है अभी तक? जी, अभी तक बात करें तो राजेंद्र, ब्रज की 5 लोकसभा सीटें हैं जिनका आज आखिरी दिन है। उसमें आगरा, मथुरा, फतेहपुर सीकरी, अलीगढ़, हाथरस शामिल है। तो इसमें सभी जो मुख्य उम्मीदवार थे, प्रमुख उम्मीदवार थे, चाहे हेमा मालिनी हो मथुरा से और चाहे आगरा से राज बब्बर हो, एसपी सिंह बघेल हो, तो इन सभी का नामांकन कल हो चुका है। एक प्रमुख प्रत्याशी सिर्फ बचे हुए हैं जो कि बीजेपी के हैं, फतेहपुर सीकरी से राजकुमार चाहर। उनका नामांकन आज दाखिल होगा। तो ज्यादातर लोगों ने नामांकन कल कर दिया है और सबके सब करोड़पति निकले हैं। मथुरा में हेमा मालिनी की संपत्ति 125 करोड़ अगर निकली है तो राज बब्बर की संपत्ति भी करोड़ों में है, 9.5 करोड़ है। तो इसी तरह बसपा के जो मनोज सोनी है उनकी संपत्ति 11.5 करोड़ है। तो अभी तक जितने चाहे महागठबंधन के प्रत्याशी हो और चाहे बीजेपी के प्रत्याशी हो, सभी करोड़पति उम्मीदवार ही ठहरे निकले हैं जो नामांकन पत्रों से अब तक ज्ञात हुआ है। तो आज आखिरी दिन है, गहमागहमी जबरदस्त रहेगी। और दिलचस्प बात ये भी है कि चूंकि आगरा और मथुरा में बंदरों का आतंक रहता है, तो यहाँ लंगूर की भी तैनाती की गई है ताकि प्रत्याशियों की सुरक्षा कायम रहे, उनके कागजात न छीने जाए। तो कुल मिलाकर सियासी पारा आसमान पर है। और इसमें एक बात और भी जोड़ना चाहेंगे कि प्रचार युद्ध जो है उसमें बीजेपी ज्यादा आगे निकल चुकी है। चूंकि मथुरा में सीएम योगी की सभा हो चुकी है, आगरा में हो चुकी, तो ये सब नामांकन के पहले हुआ है। अमित शाह भी आगरा में जनसभा को संबोधित कर चुके हैं, बैठकें कर चुके हैं, रात्रि प्रवास भी कर चुके हैं। जबकि विपक्ष में अभी एक दिक्कत ये आई है, जो प्रत्याशी है सीकरी के राजवीर सिंह महागठबंधन के, उनको अभी फार्म भी नहीं मिला। बी फार्म हुआ माना जाता है जो टिकट निर्धारित करता है। तो कल उन्होंने नामांकन तो जरूर कर दिया लेकिन फार्म भी नहीं दाखिल कर पाए थे। इससे अटकलों का बाजार भी गर्म है। तो ये कुल माहौल जो है एकदम आसमान पे सियासी पारा। और आज आखिरी दिन है तो निश्चित रूप से एक चुनौती होगी वो टिकट लाने की जो बसपा के प्रत्याशी हैं सीकरी के, और साथ ही साथ बीजेपी के राजकुमार चाहर का आज नामांकन होना है फतेहपुर सीकरी से। जी राजेंद्र, बहुत शुक्रिया हिमांशु। आपने बताया कि बंदरों का आतंक है आगरा और मथुरा में, और उसके लिए भी पुलिस फोर्स को मशक्कत करनी पड़ेगी ताकि वो कागज न छीन लें। तो कुल मिलाकर किसी भी किस्म के इस प्रकार के आतंक से निपटने के लिए सुरक्षा बल तैयार दिखाई देंगे, चाहे वह अपराधियों का हो या फिर बंदरों का हो। अगली बड़ी खबर गाजियाबाद से। निर्वाचन कार्य में लापरवाही पर कार्रवाई हुई है। 184 पीठासीन अधिकारियों पर 184 पीठासीन अधिकारियों पर एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। निर्वाचन से जुड़ी ट्रेनिंग में भाग नहीं लेने पर यह कार्रवाई की गई है, एक्शन लिया गया है। मुख्य विकास अधिकारी रमेश रंजन ने आदेश दिए हैं। 298 अधिकारियों में से कुल 114 अधिकारी शामिल हुए थे। जो नहीं शामिल हुए उन पर एक्शन लेने के आदेश दिए गए हैं। बड़ी खबर, 298 अधिकारियों में से 114 ही शामिल हुए, बाकी शामिल नहीं हुए। 184 पीठासीन अधिकारियों पर एफआईआर के आदेश। बड़ी खबर, इधर दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इसमें पीएम मोदी, सीएम योगी समेत सभी बड़े नेता मौजूद रहे। माना जा रहा है कि यूपी के बचे हुए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी जल्द हो सकता है। बैठक में सुषमा स्वराज, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल थे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडेय इस बैठक में मौजूद थे। और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस देश से गरीबी को मिटा देगी। हिंदुस्तान की गरीबी पर हमने फाइनल वॉर किया है। हम 2 हिंदुस्तान नहीं बनने देंगे। हम 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालेंगे। इसके साथ साथ राहुल गांधी ने देश के गरीबों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि देश के 20% सबसे गरीब परिवारों की वो मदद करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को न्याय देने जा रहे हैं। न्याय जो हमारा मिनिमम इनकम गारंटी का स्कीम है, न्यूनतम आय योजना, ऐतिहासिक ऐसा स्कीम, हिंदुस्तान को छोड़िए दुनिया में ऐसा स्कीम नहीं किया गया। तो कांग्रेस पार्टी गारंटी करती है कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को, शौक मत होना, अभी धमाका बढ़ने जा रहा है,
20% सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए देने जा रही है। फिर से कहता हूं, एक साल में 20% सबसे गरीब परिवारों को, हर जात, हर धर्म, हर भाषा के गरीब परिवारों को 72,000 रुपए साल के उनके बैंक अकाउंट में सीधा डाल दिया जाएगा। अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों को पैसा दे सकते हैं, तो कांग्रेस पार्टी देश के सबसे गरीब लोगों को पैसा दे सकती है। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल पर तंज भी कसा। बात कही है और 72,000 रुपए सालाना की बात कही है, और सालाना अगर उसको जोड़ो तो 1,44,000 रुपए का सालाना होता है। तो ये 72,000 का घोटाला घोषणा में ही कर दिए हैं। तो जो उनका इतिहास रहा है कि 100 रुपए में से 15 रुपए पहुंचाते थे, तो उसका घोषणा में, जो कि यथार्थ में होने वाला, न उनकी सरकार बनने वाली है, न इस स्थिति में कहीं वो पहुंचने वाले हैं, लेकिन घोषणा में ही घोटाला। राहुल गांधी के बयान पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी कटाक्ष किया। कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास गरीबी और गरीबी हटाने के नाम पर राजनीतिक व्यवसाय करने का रहा है। उनका इतिहास गरीबी को हटाने का नहीं रहा। आगे बढ़ते हैं। यूपी में निषाद पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तय हो गया है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि वो बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन से जुड़े हैं और इस बार भी गोरखपुर सीट सहित सभी सीटों पर गठबंधन को जिताएंगे। आपको बताएं कि संजय निषाद के पुत्र प्रवीण निषाद गोरखपुर से सांसद हैं। अनुमान यह लगाया जा रहा है कि निषाद पार्टी 1 या 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आइए प्रियंका गांधी की बात करते हैं। 27 मार्च को वो अयोध्या दौरे पर आ रही हैं। इस दौरान वो हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना करेंगी और फिर हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर वहीं से एक रोड शो भी करेंगी। प्रयागराज से काशी तक गंगा यात्रा के बाद अब प्रियंका गांधी का काफिला अयोध्या कूच के लिए तैयार है। दौरे का डीपीआर तैयार हो चुका है, आलाकमान की मुहर लग चुकी है। बस अगर किसी बात की देरी है तो सिर्फ और सिर्फ प्रियंका के अयोध्या पहुंचने की। 27 मार्च को प्रियंका कैफियत एक्सप्रेस से फैजाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचेंगी और वहां से सीधे हनुमानगढ़ी आएंगी, पूजा अर्चना करेंगी। 27 मार्च को ही सुबह 10 बजे हनुमानगढ़ी से प्रियंका का रोड शो शुरू होगा और शाम 4:30 बजे कुमारगंज में जाकर खत्म होगा। रोड शो के दौरान प्रियंका 2 जगहों पर नुक्कड़ सभाएं भी करेंगी। प्रियंका जी पॉलिटिकल पर्यटन पे निकली हुई हैं, कभी गंगा जी तो कभी अयोध्या तो कभी कहीं। वो पॉलिटिकल पर्यटन उनका इसलिए है कि देश में एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइम मिनिस्टर बने, परफेक्ट प्राइम मिनिस्टर न। प्रियंका के अयोध्या दौरे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी खूब हो रही है। बीजेपी नेताओं का एक धड़ा जहां इसे प्रियंका का पॉलिटिकल टूर करार दे रहा है, तो वहीं यूपी बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे और केशव प्रसाद मौर्य इसे अपनी विचारधारा की जीत करार दे रहे हैं। हम लोगों के लिए प्रसन्नता की बात है कि किसी जमाने में रोजा इफ्तार की टोपियां बदलते जो लोग नहीं थकते थे, वे आज भारत के तीर्थ स्थलों पर जा रहे हैं। तो ये तो नैतिक रूप से हमारे विचार संस्कार की विजय है। हमारा सबका ऐसे पथ पर चलने वालों का स्वागत है। इस देश की राजनीति में जिनको मंदिर जाने से डर लगता था, जिनको गंगा जी में डुबकी लगाने से डर लगता था, जिन्हें हिंदू का नाम लेने से डर लगता था, आज विवश होकर के उनको उस रास्ते पर चलना पड़ा। तो ये मैं मानता हूँ कि हमारे विचारधारा की विजय है। राजनीति की दरकार यही है कि अपने विरोधियों की पुरजोर आलोचना कर जनता को अपने पक्ष में करना। दूसरी ओर अयोध्या के साधु संतों में भी प्रियंका के दौरे को लेकर अलग अलग मत हैं। मैं बहुत नजदीक से देखा हूँ, इन लोगों से कोई भगवान से लेना देना नहीं है। वोट के सौदागर है, वोट मिलेगा तो कहीं पर किसी के साथ है घूमने के लिए लोग तैयार हैं, घूमते हैं लोग। काम ही आशीर्वाद देना है, जो भी आए उसका स्वागत है। यहाँ श्रीमती इंदिरा जी आई थी स्वर्गीय, उसके बाद फिर
वो तो 2-3 मरतबा आई थी। उसके पहले जवाहरलाल नेहरू आए थे, उसके बाद जो है ये राहुल जी आए थे, उनको भी आशीर्वाद मिला। अब प्रियंका जी आ रही तो उनका भी स्वागत है। संतों की अपनी बात है और प्रियंका की अपनी महत्वाकांक्षाएं। वैसे ये पहली बार है जब प्रियंका गांधी अयोध्या जा रही हैं। हालांकि इससे पहले 2016 में राहुल गांधी यहां आए थे। फिलहाल अभी अयोध्या को इंतजार राम मंदिर का है और कांग्रेसियों को इंतजार एक जीत का। अयोध्या से केबी। अब खबर पाकिस्तान से है। वहां पर सिंध प्रांत में होली के मौके पर 2 हिंदू लड़कियों के अपहरण से नाराज पीड़ित पिता ने खुद पर पेट्रोल लाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह उसे बचाया है। बताएं कि होली की पूर्व संध्या पर सिंध प्रांत के घोटकी जिले में कुछ गुंडों ने 2 हिंदू लड़कियों का अपहरण कर लिया था। अपहरण की घटना के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें दिख रहा है कि एक मौलवी कथित तौर पर इन 2 लड़कियों का निकाह करवा रहा है। हिंदू लड़कियों की किडनैपिंग पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त से रिपोर्ट तलब की। वहीं भारत के इस कदम से पाकिस्तान को करारा झटका लगा है। और न्यूज 18 अब आपको टेरर फंडिंग से जुड़ी 18 संपत्तियों की एक्सक्लूसिव कॉपी दिखा रहा है। जांच एजेंसियों ने टेरर फंडिंग से जुड़ी 18 संपत्तियों की पहचान कर ली है। इन संपत्तियों में से 11 संपत्तियां जहूर वाटली की है। एजेंसियां जल्दी ही इन संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई करेंगी। 11 संपत्तियां जहूर वाटली की हैं। कुल 18 जब्त करने की कार्रवाई शुरू करेंगी 18 संपत्तियों को जांच एजेंसियां। और ये दूसरी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक होगी पिछले कुछ दिनों में जांच एजेंसियों की टेरर नेटवर्क्स और उनकी फाइनेंस के खिलाफ। जल्द संपत्तियों को जब्त करेंगी एजेंसियां। ये बड़ा कदम फाइनेंशियली वीक करने का, आर्थिक तौर पर कमजोर करने का, कमर तोड़ने का इन आतंकी संगठनों का